हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024 की, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं सिक्योरिटी का सेक्शन। प्लस इसमें हमने एमसीक्यूज़ डाले हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो ध्यान से वीडियो सुनिए, एमसीक्यूज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने ध्यान से वीडियो को सुना है, कितने ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को समझा है, राइट। और दूसरा, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इवन आपको विजनाइज की हाईलाइटेड पीडीएफ भी मैं एंड ऑफ द मंथ में दे देती हूँ, क्योंकि आप ताकि कनेक्ट रहिए और आपको समझ भी आता रहे, पीडीएफ्स भी होनी चाहिए। तो टेलीग्राम के लिंक के लिए आपको क्या करना है, पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ यू हैव अ वार्म वेलकम टू पीएम पाठशाला फैमिली। आप जुड़िए और यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मैगजीन्स को, करंट अफेयर्स को कवर कराया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम से जुड़ी सारी दिक्कतों को निपटारा करने के लिए पीएम पाठशाला आया है। तो आज हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक उठाएंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे आई, न्यूज़ में क्यों था, उससे रिलेटेड हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूज़ में इसलिए रहा जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया अंकुश विपन कपूर वर्सेस एनआईए का। ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरीके से क्लैरिफाई किया है कि एजेंसी की पावर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू प्रोबिंग ऑफेंसेस, जो भी शेड्यूल एनआईए एक्ट में मेंशन है। तो जो भी व्यक्ति शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को कमिट करेगा, इस मतलब जो ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट भी मैं आपको इमिडिएटली दिखा देती हूँ। दिस इज़ द लिस्ट। अगर आपने इस लिस्ट के अंदर दुए हुए जो भी केसेस हैं, कोई भी ऐसा कांड किया है जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी, अनलॉफुल एक्टिविटी, एंटी हाइजैकिंग, वेपन मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इन सभी केसेस में एनआईए प्रोबिंग कर सकता है। उसके लिए उसकी पावर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आगे समझो क्या हुआ। इस रूलिंग में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपहोल्डिंग द पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट डिसीजन को, कि हम बेल ऐसी केसेस में ग्रांट नहीं करेंगे। जो भी केस जो पकड़ा गया था हीरोइन करते हुए ना, एक स्मगलिंग करते हुए बंदा पकड़ा गया था, पाकिस्तान से हीरोइन आ रहा था इंडिया में। हीरोइन तो आप जानते ही हो, एक प्रकार का ड्रग है, तो उसकी स्मगलिंग का केस आया। तो ऐसे केसेस के लिए साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी हम ऐसे केसेस में तो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे और बेल वेल कोई ग्रांट नहीं होगी ऐसे में। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये केस बेसिकली इस तरह से पकड़ा गया था। तो आपको पता ही है, काफ़ी इसमें ओपियम पोपी वगैरह होता है हीरोइन के अंदर ही, काफ़ी ओपोइड ड्रग है ये, मॉर्फिन से बना होता है। ठीक है ना, इसको उगाया जाता है ओपियम पोपी से, और इसका बहुत ज़्यादा इस समय हुआ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस को पकड़ा। तो इन द केस ऑफेंसेस, जो भी, ध्यान से सुनना, जो भी ऑफेंसेस नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट से जुड़े हुए होंगे, जो कि शेड्यूल्ड नहीं है, ध्यान से सुनना, साफ साफ रूलिंग में कहा है, ऐसे अपराधी जो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर भी आता है, जिसमें ऐसे भी कुछ केसेस हैं जो शेड्यूल ऑफेंसेस में नहीं है, वो भी एनआईए प्रोब कर सकता है, वो भी इन्वॉल्व करा दिए। केस ने साफ साफ बोल दिया है कि किसी का भी कनेक्शन ड्रग की ट्रैफिकिंग से, हवाला चैनल से या टेररिज्म फंडिंग से अगर पड़ा तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई बेल वेल ग्रांट नहीं की जाएगी, साफ बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, टॉप कोर्ट है, उसने फेवर किसके लिए दिया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अथॉरिटी को फेवर दिया है कि वो नॉन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को भी, जो लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से, उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से इंटरप्रेट किया है सेक्शन 8 ऑफ एनआईए एक्ट हॉलिस्टिक व्यू में। सेक्शन 8 एनआईए एक्ट का क्या है कि कोई भी ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग वाला है तो एजेंसी को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे, कोई भी ऑफेंसेस इससे रिलेटेड, कोई भी कमिटेड अगर कुछ हुआ है वो सारा कमिटमेंट वाला एनआईए का एक्ट है, सेक्शन 8, वहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो जो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है अनदर एक्यूज्ड को भी, कोई भी अगर ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से उठा सकती है। तो ओपिनियन क्या होता है एनआईए का बेसिकली, तो इट बिलीव्स दैट एनी अदर अक्यूज जो कि कमिटेड है ऑफेंस उसने किया है और वो किसी से भी रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी आपके लिए, तो बिल्कुल एनआईए वहाँ पहुँचेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा, एनआईए जो भी रिपोर्ट देता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से ही ऑथराइज्ड होता है वो करने का। फिर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी चल सकती है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी अदर अक्यूज, जो भी जॉइंटली भी प्रैक्टिस अगर की जाए तो वो बिल्कुल करी जा सकती है। एक तरफ एनआईए भी कर रहा है, एक तरफ और भी कमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। तो यानी कि एनआईए एक्ट में ये सारे एक्ट जो प्रोविजंस हैं इनमें आपका आराम से प्रोबिंग एनआईए कर सकता है। और एनआईए को देखो क्यों बनाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 26/11 का जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, याद करो आप, तभी अपना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का गठन किया गया ताकि ऐसे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, ऐसे ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूट किया जाए जो भी भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या हमारे फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को अगर कुछ भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज से जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो सभी मैटर्स को एनआईए देखता है। और इसीलिए पूरे बॉक्स में लिस्ट बनाकर आपको दिखाया गया है। इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है और हेडक्वार्टर्स और 2 जोनल ऑफिस हैं, गुवाहाटी में, एक जम्मू में। हेड इसको कौन करता है, डायरेक्टर जनरल होता है जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है, उसको ये हेड करता है। ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शन ध्यान रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पूरे इंडिया पे चलता है इनका। टू सिटीजन ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी अगर रह रहा है उन पर भी ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ऑफिस में कर रहा हो, कोई शिप एयरक्राफ्ट में रजिस्टर्ड हो, कोई शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में आया, सभी पे ये जुरिस्डिक्शन इनकी चली जाती है। अब इनकी समझो पावर क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन की पावर ये है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट करती है कि जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में कमिटेड किसी व्यक्ति ने किया है तो आप जाइए, उसका पता लगाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं, स्पेशली डेजिग्नेटेड एनआईए कोर्ट्स के केसेस में। इनका कोऑर्डिनेशन स्टेट पुलिस के साथ भी चलता है जब भी इनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस भी ये करते हैं आउटसाइड इंडिया, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट को अगर सरकार चाहती है ना, या एनआईए को लगता है कि हाँ ये जो केसेस हैं ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट को भी कहीं ना कहीं छलनी कर रहा है, तो ऐसे में भी इन्वेस्टिगेट करते हैं ये। कन्विक्शन रेट ध्यान रखना, एनआईए ने रजिस्टर किए हैं 640 केसेस फ्रॉम इंसेप्शन, जिसमें कि 147 की फटाफट इन्होंने प्रोनाउंस भी कर दी केसेस को। कन्विक्शन रेट यहाँ पे 95.23% है, फटाफट केस रिजॉल्व करते हैं ये। अब क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे कि इसकी कैपेसिटी एनआईए की और इन्हांस हो, तो उसके लिए ना नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर भी इस्टेब्लिश करा गया है। बड़े बड़े डेटा एनालिटिक्स हैं जो ना ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन से डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो 2019 में इसको और इनलार्ज किया गया था, नोडल एजेंसी आई थी, एमओयू साइंस किए गए हैं, तो ये सब कुछ किया गया था। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि देखो जी एनआईए जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको भी देखो नए नए चैलेंज आएंगे है ना, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट करना है स्टेट के साथ भी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, तो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कई बारी। ऑर्गेनाइज क्राइम को काउंटर करना, टेररिज्म को काउंटर करना, और तो साइबर क्राइम्स भी आ रहे हैं, तो उसको कैसे ये देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती एनआईए के लिए है, जिसको ये चैलेंज को अगर लेते हुए इसको ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, कोऑर्डिनेट करके करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक लैंडमार्क यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को अडॉप्ट किया। क्या बोला, कह रहे जी पहली बात है, पहला ऐसा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, पहला ऐसा लीगली बाइंडिंग यूएन इंस्ट्रूमेंट होगा साइबर क्राइम पर। कन्वेंशन 193 मेंबर स्टेट्स ने कंसेंसस के साथ अडॉप्ट की है। कन्वेंशन ओपन है फॉर सिग्नेचर इन हनोई, वियतनाम 2025 में। आप जाइए, सर्विंग एज अ सेक्रेटेरिएट इसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स को बनाया गया है। इट विल टेक इफेक्ट आफ्टर 40 स्टेट जैसे ही इस एग्रीमेंट को साइन कर देंगे इफेक्ट में आ जाएगी ये। ठीक है, अभी इफेक्ट में नहीं आई, इट विल इफेक्ट में आएगी अभी। ठीक है, इसका स्कोप क्या होगा, कोई भी देखो इसका स्कोप एप्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, साइबर क्राइम से रोकेगा, ये प्रिवेंट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फ्रीज कर देगा, क्राइम को रोकेगा, कन्फिस्केट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जरूर आपके कनेक्ट करेगा, तो ये सारा काम करेगा। इसका पर्पस देखो, यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन बनाने का पर्पस सबसे बड़ी बात है टेक्निकल असिस्टेंस देना, क्योंकि अब देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साइबर क्राइम को रोकना, स्पेसिफिकली डेवलपिंग नेशंस में। और इसको कॉम्बैट करना ज़रूरी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना ज़रूरी है, आपस में सब काम ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। इसीलिए इस कन्वेंशन में कुछ की प्रोविजंस लेकर आया गया है, और वो सबसे पहला प्रोविज़न है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेटा शेयरिंग, यानी हमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रखना है। एक्सट्रेडिशन एस्टैब्लिशमेंट 24 से देकर देखो 24 घंटे 7 दिन का नेटवर्क होगा ही, और इमीडिएट असिस्टेंस दी जाएगी, ऐसा प्रोविज़न तैयार करा गया है। इवन ऐसी गाइडलाइंस हैं प्रोसीजरल कि कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे सर्च करना है सीजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, पर्सनल डेटा को कैसे प्रिजर्व करके रखना है वो भी बनाया जा रहा है, और प्रोटेक्शन करना है ह्यूमन राइट्स और उसकी फ्रीडम को,
एक्स्ट्रेडिशन हो, ट्रांसफ़र हो सेंटेंस पर्सन्स का या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, उन सभी के लिए इसमें प्रोविजंस तैयार किए गए हैं। अब देखो आपको ना पता होना चाहिए एक्स्ट्रेडिशन क्या होता है ना। अब देखो सिक्योरिटी का पोर्शन पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रेडिशन का मतलब नहीं पता होगा तो फिर बड़ी बेशर्मी वाली बात हो जाएगी। एक्स्ट्रेडिशन का मतलब होता है यहाँ पर अगर क्राइम में देखें तो सेंडिंग बैक टू द पर्सन टू हिज होम कंट्री। मतलब आप किसी ने क्राइम किया है उसको अपनी फॉरेन कंट्री में वापस भेज रहे हो। जैसे एक्स्ट्रेडिशन अकर हुआ व्हेन स्टेट ए रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट बी, ताकि हम इंडिविजुअल जो स्टेट बी में रह रहा है उसको रिटर्न करें, ताकि वो वहाँ पर जो स्टेट ए है वहाँ पर उसको अब ट्रायल वगैरह ले पाए, क्योंकि उसने कोई कमिट करा है तो होम कंट्री में वापस बुलाने को कहते हैं। जैसे ही लगता है इस बंदे ने कमिट किया है क्राइम तो उसको बुला लेते हैं, उसी को एक्स्ट्रेडिशन कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कन्वेंशन साइबर क्राइम के मैटर्स के अगेंस्ट क्यों है, क्यों अगेंस्ट है, तो कह रहा है देखो जी सबसे बड़ा कारण है इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी एंड एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कन्वेंशन के साथ साइबर क्राइम मैटर्स में कनेक्टिविटी एंड एसोसिएटेड बहुत वल्नरेबिलिटी। कह रहा है 67% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना ऑनलाइन, वर्ल्ड बैंक ठीक है साफ साफ बता रहा है वर्ल्ड बैंक कि भैया देखो दुनिया की इस समय 67% जनता ऑनलाइन हो चुकी है और साइबर क्राइम के रिस्क तो बढ़ेंगे ही। कह रहा है साउथ ईस्ट एशिया को ही ले लो, चलो आप ग्राउंड जीरो वहाँ पर जो इमर्ज हुआ ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम इतना ज़बरदस्त चल रहा है, वहाँ पे इकॉनमी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला के रखा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया की, और बहुत ही एस्केलेटिंग मैटर्स हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे। डिजिटल सिस्टम से लोगों का भरोसा ही उठ जाए, इस कदर वल्नरेबिलिटी है। फिर अराउंड द क्लॉक कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा वो है। कह रहे ट्रांसनेशनल जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। अब वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, कोई एक्सेस उसका कैसे होगा, डिलीशन हो गया तो कैसे होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये कह रहा है यूनाइन का साइबर सिस्टम कन्वेंशन जो है स्टेट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जी इसमें ही आपके इलीगल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का कोई एक्सेस कर रहा हो या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा हो, लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, इस तरह के मैटर्स को वहाँ पर दिखाया जाता है, ताकि हम ऐसे मेजर्स ले पाएँ जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट हो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का या कोई भी ऐसा विक्टिम रोकने के लिए। उसके बाद कह रहा है ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ये तो है नहीं कि भैया अपने देश में हो रहा है, साइबर क्राइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के कारण देखा जा रहा है। कह रहा कि हैंडलिंग ट्रांसनेशनल वाले जो क्राइम्स है ना उसके लिए कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पांस चाहिए इसको हटाने के लिए, यानी सबका साथ चाहिए। अब वो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा, अभी तो कंट्रीज आएंगी साइन करेंगी, कैसे बहुत मतलब ज़बरदस्त नेटवर्क बना रखा है। फिर अडाप्टिंग का रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, 3D प्रिंटिंग है, इसके डुअल यूज रिस्क हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1880 में इलेक्ट्रिक ग्रिड जब आया था ना, टुक 50 ईयर्स टू रीच 100 मिलियन होम्स, लेकिन चैट जीपीटी 2 महीने में पहुंच गया। आप सोचो कितना बड़ा फ़र्क है। आप देखो रैपिड, आप सोचो 1880 में इलेक्ट्रिक ग्रिड आया, 50 साल लगे उसको 100 मिलियन होम्स में पहुंचने में। चैट जीपीटी 100 मिलियन घरों में 2 महीने में पहुंच गया। लगाओ प्रक्रिया देखो आप अडॉप्ट करने की। फिर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत गंदे हो चुके हैं, सोशल मीडिया, चैट ऐप्स या गेम्स, इसमें बच्चों को इतना ग्रूम, मैनिपुलेट और हार्म करा जाता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है लाइक ये भी एक। तो आप सोचो कि इन कन्वेंशंस के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्गर टूल्स होने ही चाहिए बच्चों को बचाने के लिए। रिहैबिलिटेशन एंड जस्टिस फॉर विक्टिम्स, ट्रीटी ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि साइबर क्राइम के जो विक्टिम होते हैं इनको तो बेचारों को इमीडिएट जस्टिस चाहिए इनकी वल्नरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहला इंटरनेशनल क्राइम जस्टिस ट्रीटी ओवर 20 ईयर्स के लिए करा है, ताकि मल्टीलिटरिज्म से ही देखो जब सभी लोग मिल के, सारे प्लेटफॉर्म्स मिल के जब सारी कंट्रीज़ करेंगे ना तभी इस डिफ़िकल्ट टाइम से हम जूझ के बाहर आ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है साइबर क्राइम को कॉम्बैट करना, रोकना इसको। इसीलिए साफ साफ यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि मल्टीलिटरिज्म पर ही चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द रिपोर्ट जिसमें ना हम स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023-24 करते हैं। ठीक है, देखो जी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट निकालता कौन है। तो रिसेंटली DRI, यानी कि DRI का मतलब क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या हाइलाइट्स थे, DRI किस प्रकार की है, ये सब बताने से पहले आप छोटा सा यहाँ पे ग्लिम्स देख लो कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। इसमें साफ साफ बोला गया, देखो जी बहुत स्मगलिंग है दोस्तों, बहुत इम्पोर्ट है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। कैसे,
कह रहा नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉफिक जो सब्सटेंसेस है ना, मानोगे 8,223 केजी पकड़ा गया है। इंपोर्ट फ्रॉड हुए हैं 6,000 करोड़ के। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत गोल्ड की स्मगलिंग म्यांमार, नेपाल एयर रूट से आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही देखा जा रहा है कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की। अब एक शब्द यहाँ आया, हब एंड स्पोक मॉडल, यानी एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रल हब से मल्टीपल स्पोक्स कनेक्टेड होंगे, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ रजिस्टर्ड है। एक हब सा बना दिया है, ठीक है। स्पोक्स का पार्टनर होता है बेसिकली, ठीक है। हब एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्पोक एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो हब से कनेक्टेड रहेगी। समझ रहे हो, ये करा जाता है। अब इसकी मदद से सोशल मीडिया, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको पता चलता रहेगा। इस मॉडल को ऑपरेट करते हुए ये क्या करते हैं, ये गोल्ड की स्मगलिंग कर देते हैं। देख लो आप कितने तेज़ हैं, ये दिमाग देखो इनके कितने तेज़ चलते हैं इन मामलों में। ये किया गया और इसकी वजह से आप समझो हमारा जो हब एंड स्मोक मॉडल है ना, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है मणिपुर और म्यांमार के बीच में, उसमें बहुत ट्रैफिक आ रहा है। मतलब आप समझो फाइनेंशियल ईयर की जो 2024 की रिपोर्ट थी ना, उससे पता चला कि 4,500 के करीब वहाँ पे गोल्ड पकड़ा गया पोरस बॉर्डर और राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड के चक्कर में। डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस वालों ने ही बताया कि इतना बुरा हाल है। मतलब म्यांमार को तो वो की रिसोर्स कहते हैं गोल्ड को वो करने का, स्मगल करने का। ये देखो रिपोर्ट में पकड़ा गया, ठीक है। अब हाइलाइट्स क्या 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 कह रहा है, कह रहा है देखो बहुत सारे ट्रेंड और चैलेंज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इलीगल ड्रग्स को बुलाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट जैसे एलिफेंट टस्क वगैरह, हाय रब्बा, मतलब 53 केजी समझो आप, इतना ज़्यादा इलीगल इनका ट्रेड हो रहा है। इंसेक्टिसाइड, फॉरेन करेंसीज का बहुत बुरा हाल है। अब डीआरआई कब आई थी, प्रीमियर इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट एजेंसी है, एंटी स्मगलिंग मैटर्स पे काम करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। इसका काम ही है कर्ब करना स्मगलिंग को और कॉम्बैट करना, कमर्शियल फ्रॉड्स को रोकना, कस्टम ड्यूटी के इवेजन वालों को पकड़ना। अब इंडिया में सोचने वाली बात है कि भारत देश में स्मगलिंग इतनी क्यों हो रही है, इतनी तस्करी क्यों की जा रही है। कह रहा सबसे बड़ा कारण ज्योग्राफी और बॉर्डर्स। बॉर्डर में हमारा एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, बहुत सारे मल्टीपल एंट्री पॉइंट है हमारे पास। स्मगलर्स तो इसलिए घुस घुस के आते हैं। कह रहा है इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है वहाँ पे डेथ क्रेसेंट है, यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलो तो डेथ ट्रायंगल है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का। कह रहा है फिर मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों में गोल्ड को इतनी डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम गल्फ स्टेट, यूएई, सऊदी अरेबिया। इससे इलीगल ट्रेड हो जाता है। फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है ना, ये भी देखो आप, जो स्मगलर है उसका दिमाग बहुत तेज़ है। वो ऐसे एडवांस कंसीलमेंट मेथड लगाता है हाइड करने को ड्रग को, मशीनरी पार्ट्स में, कैरियर्स में इंजेस्ट कर देगा, डार्क नेट्स की वजह से, क्रिप्टो करेंसीज की मदद से। मतलब आप समझो एंटी नेशनल स्मगलर जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं क्रॉस इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में, पंजाब स्टेट से, वहाँ से वो ड्रोन्स की मदद से स्मगलिंग करा रहे हैं, लगाओ आप। और मिसयूज़ है, लीगल लूप होल्स तो है ही। जो हमारा स्मगलर एक्सप्लॉइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या प्रोड्यूस इनवैलिड सर्टिफिकेट वाला है, ये सारी चीज़ें बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा। फिर ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स तो आप जानते ही हो, इनको कैसे रोकोगे आप, डिटेक्ट कैसे करोगे, डिसमेंटल कैसे करोगे आप। आपका वैसे ही बॉर्डर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही पोरस बॉर्डर्स हैं आपके। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए। अब देखो नेक्सस तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, स्मगलिंग एंड इंडिया की सिक्योरिटी रिस्क। इंडिया के पास मल्टीपल सिक्योरिटी चैलेंज है, आप लगा लो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे सोशल स्टेबिलिटी को लेकर हो, बहुत प्रॉब्लम है। कह रहा है आप नार्को टेररिज्म को ही देख लो। सबसे पहले इंडिया की लोकेशन डेथ क्रेसेंट और डेथ ट्रायंगल के बीच की है, इससे नार्को टेररिज्म और ज़्यादा हमारे देश में होता है। तभी तो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्मगलिंग करती हैं, ड्रग्स की, गोल्ड भेज देती हैं, पैरेलल करेंसीज, काउंटरफीट करेंसीज भेज देती हैं, फेक करेंसी भेज देती हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे तो धक्का पहुंचेगा ही। फॉरेन करेंसी स्मगलिंग अगर होने लग जाएगी तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम पे डायरेक्ट धक्का पहुंचेगा। मनी लॉन्ड्रिंग करा दो, एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली टैक्स की चोरी कर रहे हो। इससे गवर्नमेंट का लेजिटिमेट रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा ही गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा। फिर कमर्शियल फ्रॉड अलग से एक समस्या है, मिसयूज होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, मिस क्लासिफिकेशन है, इंपोर्ट्स को अंडर वैल्यू करके रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट का किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल क्राइम्स किए जा रहे हैं। आप सोचो स्मगलर जो होता है ना, इंडेंजर्ड स्पीशीज का ट्रेड करता है, ट्रैफिकिंग करता है वो हैजार्डस मटेरियल्स की।
आपको ये तो पता ही होगा, जो रेड सैंडर्स वैल्यूएबल ट्री था उसका इलीगल लॉगिंग की जाती है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी पे फिर एक सवाल है, कैसे बचेगी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ओहो हो माशाल्लाह, सेम ट्रांसपोर्टेशन रूट से क्या करते हैं ये मल्टीपल ऑपरेशंस में लोगों को ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उठा उठा के बेच देते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का एक वेब बन चुका है, लगा लो आप। और बॉर्डर सिक्योरिटी, उसमें हमें बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे करें? तो इंडिया ऐसा क्या करे कि भाई ये प्रिवेंट हो स्मगलिंग एंड एसोसिएटेड क्राइम। तो उसके लिए कह रहे हैं सबसे पहला काम करना है आपको कि आप स्ट्रेंथन करो इन्फोर्समेंट को। यानी आपको इंडिया को चाहिए कि वो अपना सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग के एफर्ट को और ज़्यादा बढ़ाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमें और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है, कस्टम ऑफिसर्स को और एम्पावर करने की ज़रूरत है कि जहाँ दिखे इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ आइटम्स वहीं सीज कर दो। डीजीएफटी को यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को भी ऐसे प्रोसीजर्स वगैरह दिए जाएं, लाइसेंसिंग वगैरह और स्पेसिफाई की जाए। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रैफिक सब्सटेंसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा टारगेटेड बनाना है, और ज़्यादा म्यूचुअल असिस्टेंस अग्रीमेंट साइन करो आप। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। इवन इंडिया पता है ग्लोबल ऑपरेशन, जैसे कि ना इलीगल टिम्बर ट्रेड होता था ऑपरेशन शीशा, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन शीशा के अंदर। ग्लोबली भी देखो, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, आपको पता ही है इस पर कितना काम कर रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ने अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कोऑपरेट करा कि भाई इसको भी प्रिवेंट करना है। साइट्स तो हमारा है ही कि इंडेंजर स्पीसीज को कैसे बचाना है, हमारे कैसे इंश्योर करना है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैफिकिंग ना हो जाए। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहे हैं, देखो जो करंट ट्रेंड है ना, उनसे हमें ये समझ में आ गया है कि भाई साहब बहुत सोफिस्टिकेशन है, मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं क्राइम भी, और मल्टी फेसेटेड रिस्पॉन्स की हमें बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि आप एआई का इस्तेमाल, एमएल का इस्तेमाल और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करवाना सीख लो आप, तभी आप कर पाओगे। तो उसी में रिलेटेड न्यूज़ में यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में भी इसने लिखा है कि इंडिया 68 सेशन में आप समझो फर्स्ट टाइम गया है ये, और यूएन का ही एक कमीशन है ये, और इसके एस्टैब्लिश हुआ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर। 53 मेंबर्स हैं, गवर्निंग की तरह काम करता है यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड क्राइम के अंडर। यही देखता है, रिव्यू करता है, एनालाइज करता है ग्लोबल ड्रग सिचुएशन क्या है, उसकी सप्लाई डिमांड क्या है, उसको चेक करता है ये। ठीक है, नाउ लेट्स डू शॉर्ट्स, छोटे से हैं वो भी कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का पीस बिल्डिंग कमीशन पे बात करते हैं। देखो इंडिया ने ना री इलेक्ट हुआ है इंडिया यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन 25-26 में, ध्यान रखना। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 2005 में हुआ था। कौन? यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है। इसका काम है कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में पीस पहुंचाना। 31 मेंबर्स हैं इसमें, जो कि जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल से आते हैं। टॉप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं इसमें, टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं इसमें। इसका काम यही है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग करना और रिकवर करवाना। तो इंडिया लार्जेस्ट, आपको पता ही है, इंडिया सबसे ज़्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजता है, 6000 पर्सनल से हमने ज़्यादा तक डिप्लॉय करे। तो इसी कारण से इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा कावेरी इंजन है। कावेरी इंजन डेवलप किसने किया है? गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो डीआरडीओ के अंडर काम करती है, उसने क्लियर किया है इन फ्लाइट टेस्टिंग को। और मेजर स्टेप है ये इंडिया के एरोस्पेस में सेल्फ रिलायंट होने का, ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये क्या कर रहे हैं? कावेरी इंजन में लेट 1980 से ही बनाना शुरू कर दिया था, ताकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसको पावर मिले। करंट कैपेबिलिटी इसकी वही है। ड्राई कावेरी इंजन प्रोड्यूस आपको पता है 49 से लेके 51 तक करते हैं ये, और घतक स्टिल्थ यूसेवी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट है ये। इंडिया एरो इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ चुका है आगे। ठीक है, फिर सतन 2 जो है रशिया ने सेट करा है। ये सतन 2 किसका है? रशिया ने डिप्लॉय करा है। क्या ऐसा? ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर डिप्लॉय करा है। RS-28 सरमट नेक्स्ट जनरेशन है, बहुत बहुत पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है ग्लोबली आज की डेट में। इस वक्त रशिया, सच बता रही हूँ, डिफेंस के मैटर में बहुत आगे बढ़ चुका है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स हैं इसके अंदर। मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ में मारेगा, किसी को मारना हो फिर एक साथ मारेगा। 10,000 से 18,000 किलोमीटर और 10 टन का पेलोड है इसके अंदर। आप लगाओ ना कितना ज़बरदस्त मिसाइल है ये। फिर सिक्योर सच चलते हैं हम सरहद पे, यानी सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल पे चलते हैं। इसको कौन बनाता है? डेवलप किसने किया है? इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने। करती क्या है ये? इसका काम है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड सी ऑपरेशंस देखता है ना, वैसे ही ये एक्यूरेसी एंड सपोर्ट बढ़ाएगा इंडिया के सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसीज पर।
तो मेक इन इंडिया के तहत ही इसको 2016 में डेवलप किया गया था, ताकि जो सी में कुछ रिसर्च करना हो, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने हो, कोई व्हीकल या कोई वेसल जो है वो डिस्ट्रेस में हो गया हो, तो ये टूल यूज़ किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र भी यूज़ कर सकता है। और इनको इसके बारे में जिसने इसको बनाया वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में काम करती है। ऑटोनॉमस बॉडी है, 1999 में आई थी। ओशन इन्फॉर्मेशन लेना, एडवाइजरी का काम करने का काम करती है। मॉनिटर करना, वार्निंग सर्विसेज देना, कोस्टल पॉपुलेशन को सुनामी वगैरह के बारे में बताने का काम ये करती है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज दी हुई है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। SAR-X-24 जो एक्सरसाइज है कौन करवाता है, किसके बीच में होती है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड है। 11th एडिशन हुआ है ये हमारा, इसमें वर्कशॉप वगैरह कोची वगैरह के साथ हुआ, कोची के अंदर। और इस बार किसकी थीम थी, इन्हांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन के थ्रू कराना है। ठीक है, स्लिनेक्स जो होता है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, कैसी है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है स्लिनेक्स, श्रीलंका और इंडिया के बीच की। डेजर्ट नाइट में ध्यान रखना 3 कंट्रीज होती हैं, क्योंकि ये ट्राईलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इंडिया है, फ्रांस है, यूएई है, ये तीनों इसमें काम करती हैं। उसके बाद है हरिमऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया की एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मलेशिया में की गई थी। 2023 में कंडक्ट ये उमरोई कंटोनमेंट मेघालय में की गई थी। 2024 में लेकिन कहाँ हुई है, मलेशिया में हुई है। अग्नि वॉरियर के बीच की एक्सरसाइज है, महाराष्ट्र में हुई। इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच की अग्नि वॉरियर है। सिनबेक्स जो है ये पहली इसमें एक्सरसाइज है यहाँ पर, और इंडिया की आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में। सिनबेक्स एक प्लानिंग एक्सरसाइज है जिसमें ना वॉर गेम कंडक्ट करना हो जॉइंट टेररिज्म को लेकर, और इसमें डिस्कशंस होते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर, लॉजिस्टिक कैजुअलिटीज़ को लेकर किया जाता है। तो ध्यान रखना सिनबेक्स किसके बीच की है, इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में है। पुणे महाराष्ट्र में की गई थी ताकि जॉइंट काउंटर टेररिज्म को रोका जा सके। इमीडिएटली हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन वाले पोर्शंस पर, और आप लोग ये चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली हम चेक करते हैं क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनआईए से रिलेटेड है। डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बुदापेस्ट कन्वेंशन, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन साइबर क्राइम। बुदापेस्ट कन्वेंशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मैंने कई सारे क्वेश्चन इससे डाले हुए हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। 2023 की जो रिपोर्ट आई है 23-24 की DRI की, वो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, स्मगलिंग वाली। ठीक है जी, तो अच्छे से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको आंसर्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तब तक आप सॉल्व करके बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।